गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत चर्चा करते हुए 1992 की चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले कई टॉपिकों की चर्चा करते हुए आज जैव विविधता की चर्चा प्रारंभ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी अतिशीघ्र आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आप उसे वहां से डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सीरीज संचालित की जा रही है, तो आप सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो चलिए हम समझते हैं जो चर्चा हम प्रारंभ किए थे। चर्चा हमारी थी UNCED, अर्थात इसी को हम कहते हैं रियो या इसी को कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, जो है 1992 की घटना। यहां पर कई प्रकार के इनिशिएटिव प्रारंभ किए गए थे, जिसमें सबसे पहला था हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एजेंडा 21। फिर यहीं पे था UNCCD था और UNFCCC था। सबकी चर्चा हमने क्रमबद्ध तरीके से किया है। प्रारंभ से लेकर के 2022 तक की चर्चा हमने कंप्लीट किया है और इसी UNFCCC के तहत हम जो UNFCCC का सम्मेलन 2022 तक हुआ है वहां तक चर्चा हम लोग कंप्लीट किए हैं। साथ में इसी के हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी चर्चा किए हैं और इसके साथ एक था वर्ल्ड प्लेनेट समिट। क्या था? वर्ल्ड प्लेनेट समिट। वर्ल्ड प्लेनेट समिट। तो इन सब की चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। अगला जो हमारा इनिशिएटिव इसके तहत था उसका नाम था CBD, अर्थात जैव विविधता का संरक्षण। किसका संरक्षण? जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना। अब प्रश्न उठता है कि क्या जैव विविधता के संरक्षण का इनिशिएटिव 92 से ही हुआ है? क्या उसके पहले जैव विविधता रूपी कॉन्सेप्ट था ही नहीं, या उससे पूर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था? क्या तो ऐसी बात नहीं है। जैव विविधता के संरक्षण का कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा था, बस वह किसी अन्य रूपों में था। लेकिन 1992 से यह एक नया रूप धारण करता है, जिसका नाम हो गया है CBD। लेकिन इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो आइए शुरुआत से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जैव विविधता के संरक्षण की शुरुआत प्रारंभ की गई है। यहां पर हम कह सकते हैं कि इसी का तो पार्ट है, लेकिन अब जैव विविधता की चर्चा एक हम अलग से पूरे सेगमेंट में ही करेंगे और इस पर एक लंबी क्लास चलेगी, अर्थात कई क्लासों के अंतर्गत इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें जैव विविधता के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह समझना है कि जैव विविधता का तात्पर्य होता क्या है। जैव विविधता, वैसे इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जब पारिस्थितिकीय और पारिस्थितिकीय तंत्र की चर्चा की जाएगी तो वहां पर हम आपको यह बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे कि यह जो जैव विविधता है यह आवश्यक क्यों है। क्योंकि एक होता है, कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला होती है, यह शायद आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो भी उसके कॉन्सेप्ट को हम स्पष्ट करेंगे। क्योंकि यहां पर दो श्रृंखला होती है, एक खाद्य श्रृंखला होती है, एक खाद्य जाल होता है। लेकिन यह खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल जो है, यह कह सकते हैं इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं और तीनों का एक अंतर संबंध होता है। इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं जैविक कंपोनेंट। बेसिक तो जैविक और अजैविक दो होते हैं इस प्रकार से अगर देखा जाए, लेकिन कालांतर में इस जैविक के 2 पार्ट हो जाते हैं। 2 क्या, इसके 3 पार्ट हम करेंगे। एक पार्ट होता है जिसमें होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। तो इस प्रकार से प्रमुख तो 2 ही होते हैं, जैविक और अजैविक,
लेकिन जैविक के पुनः 3 पार्ट होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इस प्रकार से अगर गिना जाए तो ये 4 हो जाते हैं और ये चारों जो हैं आपस में अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात इनमें आपस में एक दूसरे को प्रभाव में प्रभावित करने का और प्रभावित होने का दोनों का इंपैक्ट होता है। इसका तात्पर्य है कि यह स्वयं इसको प्रभावित करता है और इससे भी प्रभावित होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें कई सेगमेंट हैं जो आपस में मिले जुले हैं। यदि इसमें से एक भी एलिमेंट एब्सेंट हो जाए, चाहे वह अजैविक का एलिमेंट हो चाहे वह जैविक का एलिमेंट हो, तो यह जो हमारी खाद्य श्रृंखला है और यही खाद्य श्रृंखला किसी ना किसी रूप में हमारी जो कहलाती है, यही हमारा होता है पारिस्थितिकीय तंत्र। तो अगर हमारे खाद्य श्रृंखला का कोई भी एक एलिमेंट एब्सेंट हो जाता है तो ऐसे में हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र असंतुलित हो जाता है और यदि पारिस्थितिकीय तंत्र असंतुलित होता है तो उसका इंपैक्ट, प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए इसका प्रभाव मानव के ऊपर ना पड़े, इसलिए हमको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो यह डाइवर्सिफिकेशन बना हुआ है यह डाइवर्सिफिकेशन विद्यमान रहे। जैव विविधता का तात्पर्य यही है कि वह उत्पादक में भी विविधता विद्यमान हो, उत्पादक में, उपभोक्ता में, अपघटक में और अजैविक में सब डाइवर्सिफाई हैं। ऐसा तो है नहीं कि उत्पादक केवल एक स्पीसीज है, उत्पादक में भी बहुत प्रकार की स्पीसीज हैं, उपभोक्ता में भी बहुत प्रकार की स्पीसीज हैं, अपघटक में भी स्पीसीज की बहुत सारी संख्याएं हैं, उसी प्रकार अजैविक की भी बहुत सी विविधता है। तो यहां पर विविधता का जो तात्पर्य होता है कि हर स्तर पर विविधता विद्यमान होनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सिस्टम हमारा डाइवर्सिफाई होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जो सिस्टम जितना विविध होगा वह सिस्टम उतना अस्थायी होगा। आप स्वतः समझिए, मान लेते हैं आप यहां पर तैयारी करने आए हैं घर छोड़ करके और आपके इनकम का सोर्स हम नहीं कह सकते, बल्कि आपका जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है सिर्फ माता पिता से मिल रही है। तो अगर किसी कारणवश अगर माता पिता का इनकम आप जो सोर्स है अगर वह कहीं से बाधित होता है तो आपको जो फाइनेंशियल मदद मिलती है वो नहीं मिल पाएगी और फिर आपकी शिक्षा बाधित हो सकती है। लेकिन यही अगर आपकी शिक्षा को फाइनेंस करने के लिए कई लोग हों, माता पिता हों, आपके बड़े भाई हों, बहन हो और भी लोग हों, तो इस प्रकार से अगर एक स्तर से सोर्स ऑफ इनकम बंद भी होता है तो भी आपकी और सोर्स है जहां से आपकी आपूर्ति हो जाएगी और आप लंबे समय तक कह सकते हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पर इसका सेंस भी यही है कि जो सिस्टम जितना अधिक विविध होता है वह सिस्टम लंबे समय तक सस्टेन करता है और जहां पर विविधता कम होती है वह सिस्टम उतने जल्दी ही कोलैप्स कर जाता है। तो विविधता होनी ही चाहिए और इसलिए विविधता का संरक्षण भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो वैसे तो बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी तो उतना नहीं करने वाले हैं। बस आपको एक संक्षेप में हमने डायरेक्शन दे दिया, बाकी चर्चाएं आगे हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे। यहां पर अगर बात करें कि जैव विविधता हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जैव विविधता यदि रहेगी तो इससे हमारा जो पारिस्थितिकीय तंत्र होगा या पारिस्थितिकीय तंत्र यह संतुलित होगा। क्या होगा? संतुलित या स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा, सस्टेनेबल होगा, टिकाऊ होगा, लंबे समय तक सस्टेन करेगा। इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जैव विविधता में संरक्षण हम किसका सुनिश्चित करें? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना कि जैव विविधता का संरक्षण तो करना है, लेकिन जैव विविधता में हम किसका संरक्षण सुनिश्चित करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसका निर्धारण कौन करता है? क्या जैव विविधता में हम संरक्षण किसी भी जानवर का कर दें, गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का संरक्षण करें क्या? या किसी भी पौधे का संरक्षण करें? किसका करें संरक्षण, यह हमें कौन बताएगा? तो सबसे पहली समस्या तो यही आती है कि अगर हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमको कोई बताए ना कि हमको करना क्या है, कोई हमको डायरेक्शन तो दे। अब घर से हम चले आए तैयारी करने, लेकिन हमारा पोटेंशियल क्या है यह हमको पता ही नहीं है, इसकी कोई काउंसलिंग किया नहीं। और जब हमको हमारा पोटेंशियल पता ही नहीं चलेगा तो हम किसकी तैयारी करेंगे?
पहले तो हमारी क्षमता तो पता हो कि हम कर क्या सकते हैं, उसका कोई काउंसलिंग करने वाला होना चाहिए। और जब सही काउंसलिंग कर लेगा तो उसको यह पता चल जाएगा कि आप किस योग्य हैं और आपके पास क्षमता क्या है। और यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार टारगेट तय करेंगे तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो एक होना चाहिए बताने वाला ना। और ना बताने का कारण ही है कि माता पिता भी हम लोगों को इतना गाइड नहीं कर पाते हैं, जिस भी कारण से रहा हो। लेकिन यहां पर आने के बाद भी लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, और उसका परिणाम होता है कि हम एक साथ इतने ज्यादा लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि अंत में हमको किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। इसलिए सबसे पहले हमको अपना क्षमता आकलित करना होगा और उसके अनुसार अपने पोटेंशियल को एनालिसिस करो, फिर जाकर के अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, तो लक्ष्य आपका स्वतः साध्य हो जाएगा, आप उसे प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार यहां पर है कि हमको संरक्षण तो करना है, लेकिन संरक्षण किसका किया जाए इसका निर्धारण कौन करेगा। तो संरक्षण बताने का कार्य, जैव विविधता का संरक्षण यह किसके द्वारा निर्धारित होता है। हमको संरक्षण तो करना है, लेकिन कौन बताएगा, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना, कौन बताएगा। तो इसको बताने का कार्यक्रम जो करता है उसी का नाम है IUCN। यह बताता है कि संरक्षण किसका किया जाए। कौन बताता है? IUCN। IUCN जो संस्था है यह 1948 की है। कब की है? 1948 की है। अर्थात जैव विविधता के संरक्षण का प्रावधान 1948 से ही प्रारंभ हो गया है। 92 में जाकर के इसी का रूप बदलते बदलते CBD का रूप आया है। इसका तात्पर्य ऐसा मत समझिएगा कि 92 से ही संरक्षण हुआ है, 92 से केवल CBD का हुआ है। उससे पूर्व जैव विविधता का संरक्षण कई प्रकार से किया गया है। कैसे किया गया उसकी पूरी कहानी हम लोग समझेंगे यहां पर। तो IUCN का गठन हुआ था 1948 में, और यही IUCN आगे चल करके, यह आपका काम है कि IUCN का पूरा नाम पढ़िए। IUCN का पूरा नाम आपको पढ़ना है। क्या इसका नाम याद करके आइएगा। यहां पर IUCN क्या करता है, कुछ समय पश्चात लगभग 1948 से 1964 से, ध्यान रखिएगा, 1964 से एक बुक जारी करता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। IUCN क्या करता है, IUCN का गठन किया गया 48 में, और यही IUCN 64 से एक रेड डाटा बुक जारी करता है। और यह जो रेड डाटा बुक होता है इसमें ऐसे समस्त स्पीसीज का नाम मेंशन किया जाता है जिनका संरक्षण किया जाना होता है। अर्थात रेड डाटा बुक के माध्यम से ही हमको यह जानकारी स्पष्ट होती है कि किसका संरक्षण करना है। कौन बताता है? रेड डाटा बुक। तो आइए समझते हैं यहां पर रेड डाटा बुक किस प्रकार से हमको इंडिकेट करती है कि किसका संरक्षण करना है और किसका संरक्षण नहीं करना है। शायद आपको बातें कुछ समझ में आ रही होंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी बातें आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो यहां पर आपको रेड डाटा बुक के माध्यम से 9 प्रकार की सूची प्राप्त होती है। कितनी सूची प्राप्त होती है? 9 प्रकार की। रेड डाटा बुक यह कब से सूची जारी करता है? 1964 से। इसमें कितने प्रकार की सूची होती है? 9 प्रकार की सूची होती है, लिस्ट। यहां पर जो सबसे पहली सूची होती है, फर्स्ट जो सूची है, इसमें किसको रखा जाता है? फर्स्ट सूची के अंतर्गत यहां पर कहते हैं विलुप्त प्राणी, या कहते हैं विलुप्त स्पीसीज, प्रजाति। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, यह रेड डाटा बुक जो लिस्ट जारी करता है जिसमें संरक्षण की बात करता है, तो इसमें दोनों प्रकार के संरक्षण हैं, फ्लोरा और फौना, अर्थात वनस्पति एवं जंतु। अर्थात जंतु जगत का भी इसमें संरक्षण सुनिश्चित करने की बात करता है, और वनस्पति जगत के संरक्षण को भी सुनिश्चित करने की बात करता है। अर्थात दोनों का नाम यहां पर मेंशन होता है। यह बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। तो यहां पर पहला जो लिस्ट होता है, इसमें ऐसे स्पीसीज को मेंशन किया जाता है जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त प्राय। अर्थात विलुप्त का तात्पर्य है कि अब इनका अस्तित्व उस पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है। और यह कब हम कहते हैं कि कोई स्पीसीज विलुप्त हो गई है? जो पिछले जो
पिछले 50 वर्षों से, जो पिछले 50 वर्षों से प्रकृति में ना देखी गई हो, ना देखी गई हो। ऐसी स्पीसीज जो पिछले 50 वर्षों से प्रकृति में ना देखी गई हो, ऐसी स्पीसीज को इस पहली सूची में शामिल किया जाता है, जिसको कहते हैं विलुप्त की स्पीसीज। तो आप बताओ स्वतः कि जो स्पीसीज अब है ही नहीं, अब उसके संरक्षण का कोई औचित्य बनता है क्या? नहीं बनता है। अर्थात यहां से प्रश्न के बनाए जाने की संभावना कम होती है, लेकिन प्रश्न तो बनता है न किसी रूप में। यही पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक कितने प्रकार की सूची जारी करता है, पहली सूची में क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका डेट क्या है? 50 वर्षों का ध्यान रखिएगा। कितना? 50 वर्षों में। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब आगे हम बात करते हैं दूसरी सूची की। पहली सूची में जो विलुप्त हो चुके हैं उनका नाम है। जो दूसरी सूची है सेकंड, यहां पर सेकंड के अंतर्गत जंगल से विलुप्त, क्या? जंगल से विलुप्त स्पीसीज का मेंशन किया जाता है। जंगल से विलुप्त स्पीसीज। अब यहां पर ध्यान रखना है, जंगल से विलुप्त का तात्पर्य यह है, और ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात और है कि पिछले 10 वर्षों में, क्या? पिछले 10 वर्षों में 90% की गिरावट, क्या है? 90% की गिरावट देखी गई हो। तो यह भी हमको ध्यान रखना है, ऐसी स्पीसीज जो पिछले 10 वर्षों में 90% की गिरावट दर्ज की हो और जंगल से क्या हो चुकी हो? विलुप्त हो चुकी हो, ऐसी स्पीसीज को हम दूसरे में रखते हैं। इनको कहते हैं जंगल से विलुप्त की स्पीसीज। इसका तात्पर्य ये बचे कहां पर है? यह अब कृत्रिम आवास में बचे हैं। कहां पर बचे हैं? कृत्रिम में। कृत्रिम का तात्पर्य है या तो यह चिड़ियाघर में है या तो अन्य किसी संरक्षण गृह में ये विद्यमान है स्पीसीज। अब प्राकृतिक आवास में ये विद्यमान नहीं है, इनकी पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है। प्रकृति में ये सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति में विभिन्न प्रकार की स्पीसीज के साथ इनका संघर्ष चलता है। यदि उस संघर्ष में ये कोऑपरेट नहीं कर पाए तो इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको कृत्रिम प्रकार के सुविधाओं के साथ रखा जाता है, इस स्पीसीज को। तो यह भी हमारे लिए उतना प्रासंगिक नहीं बनता है, क्योंकि इनका मानव के साथ किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। जहां पर मानव का इन्वॉल्वमेंट होता है वहीं पर इनके ऊपर खतरा होता है। तो मानव के साथ इनका संपर्क है नहीं, क्योंकि ये जंगल से तो विलुप्त हैं। ये जब संरक्षण के अंदर ही है कृत्रिम रूप से, तो अब मानव के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक तौर पर होगा ही नहीं। इसलिए इनके ऊपर अब कोई भी खतरा नहीं है, जो है अब ये संरक्षण में ही है। तो अगला जो सूची आती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वहां से प्रश्न बनते हैं। यह सूची हमेशा जारी होती रहती है समय समय पर। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं उससे पूर्व जो भी आपकी IUCN की सूची आ रही है, उस सूची को एक बार आप अवश्य देखें कि क्या कोई नई स्पीसीज उस लिस्ट में शामिल की गई है या हटाई गई है। आप उसका नाम अवश्य पढ़ेंगे। यहां पर अगर हम तीसरी की बात करें, थर्ड सूची की, तो यहां पर होता है जिसको कहते हैं अति संकटग्रस्त। क्या है? अति संकटग्रस्त। अति संकटग्रस्त को कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट, CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट। यह भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है क्रिटिकली इंडेंजर्ड को। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का तात्पर्य है कि इनके ऊपर संकट इतना ज्यादा है कि यदि इनका संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया तो ध्यान रखिएगा यह अतिशीघ्र जंगल से विलुप्त हो जाएंगे। अभी इनकी पॉपुलेशन इतनी है कि यह अभी प्राकृतिक आवास में अपना अस्तित्व बनाकर रख रहे हैं, लेकिन यदि इनको प्रॉपर संरक्षण नहीं मिला, अर्थात मानव और वन्य जीवों का कॉन्फ्लिक्ट अगर मिनिमम नहीं किया गया, तो मानव के द्वारा इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक कि जंगल में अन्य स्पीसीज भी हैं जो बहुलता में हैं, वे भी इनके ऊपर संकट के रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए इनका संरक्षण अब विशेष रूप से किया जाना चाहिए। तो जो भी स्पीसीज इस लिस्ट में आता है वह अत्यधिक संवेदनशील होता है और इसका संरक्षण सर्वोपरि होता है। सबसे ज्यादा इनका संरक्षण सुनिश्चित करने की बात की जाती है। किसमें? जो अति संकटग्रस्त की लिस्ट में आते हैं। इसी प्रकार जो चौथी लिस्ट होती है उसमें संकटग्रस्त प्राणी होते हैं। कौन होते हैं? संकटग्रस्त प्राणी होते हैं।
अर्थात इंडेंजर्ड होते हैं। कौन होते हैं? इंडेंजर्ड होते हैं। अब इंडेंजर्ड का तात्पर्य है कि इनके ऊपर संकट तो है, लेकिन इसकी तुलना में कम संकट है। इसकी तुलना में कम संकट है, लेकिन संकट इनके ऊपर भी अभी विद्यमान। हां, इनको अगर कहें तो इनका है कि लास्ट 10 ईयर में जो पॉपुलेशन में गिरावट है यह 70% की गिरावट है। कितनी गिरावट है? 70% की गिरावट है। उसको हम किसमें रखते हैं? अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखते हैं। अगर संकटग्रस्त की बात करें तो इनमें लास्ट 10 ईयर में जो गिरावट है यह लगभग 50% की दर्ज की जाती है। तो इस प्रकार के स्पीसीज को हम लोग किसमें रखते हैं? संकटग्रस्त की सूची में रखते हैं। अर्थात इनका भी संरक्षण हमको सुनिश्चित करना होता है, लेकिन सर्वाधिक संरक्षण किसका किया जाता है? अति संकटग्रस्त के स्पीसीजों का। इसके पश्चात अगर हम बात करें पांचवी लिस्ट का, अच्छा बहुत से बच्चे रहते हैं कंफ्यूजन, सर कौन? अरे इसके अंतर्गत बहुत से स्पीसीज हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके टाइगर आते हैं, है ना, राइनो आते हैं, एलिफेंट आते हैं, है ना, इस प्रकार से बहुत से आते हैं। फिर आपका जो संघाई हिरण है वो भी रखा जाता है। फिर राजस्थान का एक पक्षी है, देखो उसका नाम ही भूल रहा है, इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो भी आते हैं। तो बहुत सारे स्पीसीज है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको नाम देखना है कि कौन पर्टिकुलर ऐड किया गया है। तो बहुत से नाम ऐड होते हैं, बहुत से नाम इसमें से रिमूव किए जाते हैं। यहां पर अगर हम बात करें अगले का, तो अगला जो होता है इसको कहते हैं संवेदनशील। क्या कहते हैं? संवेदनशील, अर्थात यह होता है संक्रमणशील। क्या होता है? संक्रमणशील। संक्रमणशील को ही कहते हैं वल्नरेबल। क्या कहते हैं? वल्नरेबल। वल्नरेबल की लिस्ट होती है। मतलब यह अगर इनका संरक्षण कर दिया गया तो इनके ऊपर से संकट समाप्त, और संरक्षण नहीं किया गया तो यह भी संकट की लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसा होता है। इसी प्रकार अगला जो लिस्ट होता है छठा नंबर, इनको हम कहते हैं निकट भविष्य में संकटग्रस्त। ऐसा भी होता है, निकट भविष्य में संकटग्रस्त, अर्थात अभी इनके ऊपर कोई संकट वंकट नहीं है, लेकिन यदि इनको प्रॉपर निगरानी में नहीं रखा गया तो आने वाले कुछ समय में जिस हिसाब से इनका दोहन किया जा रहा है इस प्राकृतिक स्पीसीज का, निकट भविष्य में यह भी स्पीसीज संकट के दायरे में आ सकती है। ऐसी संभावना होती है, अर्थात इस पर भी प्रॉपर हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 लिस्ट होती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन जो अगली लिस्ट होती है यह लिस्ट अब थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना है। ये होती है संकट मुक्त। क्या होती है? संकट मुक्त है, अर्थात इनके ऊपर अब किसी प्रकार का कोई संकट विद्यमान नहीं है। और इसी प्रकार अगर हम अगले लिस्ट की बात करें तो यहां पर 8 लिस्ट जो होती है 8 नंबर की, 8 नंबर, अर्थात इनको कहते हैं हम लोग अनाकलित है। क्या है? अनाकलित है। इनका कोई आकलन नहीं है। और 9वां जो है आंकड़े अपर्याप्त है। क्या है? यहां पर थोड़ा उल्टा लग रहा है, यहां पर जो होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं और यहां पर होगा अनाकलित है। क्या है? अनाकलित है। इनका आकलन ही नहीं किया गया है। तो बहुत से ऐसे होते हैं कि इस प्रकार से 9 प्रकार की लिस्ट जारी की जाती है जिसके माध्यम से हम किसी भी स्पीसीज का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। तो यह बताने का कार्य कौन करता है? IUCN के माध्यम से जो एक सीरीज जारी होती है, मतलब जो रिपोर्ट होती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, वहीं से हम लोगों को यह अनुभव होता है कि किसी भी पर्टिकुलर, वो जो रेड डाटा बुक होता है ऐसा नहीं होता पूरी पृथ्वी का यह डाटा एक साथ देता है, नहीं, हर रीजन का वह आंकड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का, फिर ईस्ट एशिया का, मिडिल एशिया का, ऐसे वह आंकड़ा जारी करता है कि इधर में स्पीसीज का क्या क्राइटेरिया है। तो आपको उस हिसाब से देखना होता है। ऐसा नहीं पूरी पृथ्वी की हम बात करते हैं या पूरे पर्टिकुलर किसी रीजन की बात होती है कि उस रीजन में क्या इस पर्टिकुलर स्पीसीज की स्थिति है। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी होती। जैसे चीता, चीता क्या है? चीता को तो भारत में हम लोग विलुप्त कहते हैं ना,
तो क्या इसका तात्पर्य पूरी धरती से समाप्त हो गया? क्या नहीं, पूरी धरती से नहीं हुआ। इसका तात्पर्य है कि पर्टिकुलर उस एरिया से, उस क्षेत्र से, उस भौगोलिक क्षेत्र से चीता समाप्त हो गया था, लेकिन अन्य जगह तो अभी विद्यमान था ना, तभी तो वहां से लाके यहां पे फिर से उसको स्थापित करने की बात की गई है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि जो यह सूची होती है यह क्षेत्र वाइज होती है। कैसी होती है? क्षेत्र वाइज होती है, एरिया वाइज होती है। यहां पर अगर हम बात करें संरक्षण की, तो संरक्षण किसका किया जाए यह तो हमें सुनिश्चित हो गया कि संरक्षण किसका करना है, लेकिन संरक्षण की विधि क्या है यह भी हमको पता होना चाहिए। संरक्षण की विधि क्या है? तो संरक्षण की दो विधि होती है। एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं इन सीटू, क्या कहते हैं? इन सीटू। और एक विधि होती है जिसको कहते हैं एक्स सीटू। इसकी भी चर्चाएं हम लोग करेंगे। इसको कहते हैं बहिर्स्थानिक। क्या कहते हैं? बहिर्स्थानिक। और इसको कहते हैं स्वास्थानिक। इसकी भी चर्चा की जाएगी, लेकिन इसकी चर्चा अभी हम कुछ समय बाद करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो संरक्षण की बात हुई है इन सीटू में, स्वास्थानिक का तात्पर्य होता है कि प्राकृतिक आवास में संरक्षण। क्या है? प्राकृतिक आवास में संरक्षण। और इसको कहते हैं कृत्रिम रूप से संरक्षण। क्या? कृत्रिम रूप से संरक्षण। और इसी के अंतर्गत जब कोई वनस्पति होती है तो उसके लिए बनाया जाता है बोटेनिकल गार्डन। क्या बनाया जाता है? बोटेनिकल गार्डन। और कोई अगर प्राणी है तो उसके लिए बनाया जाता है चिड़ियाघर। क्या बनाया जाता है? चिड़ियाघर। ये जो है ये दोनों कृत्रिम हैं, लेकिन यहां पर जो संरक्षण के क्राइटेरिया हैं इसी में आते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसी में जैवमंडल है। क्या है? जैवमंडल है। और इसी में हमारे स्पेशल प्राणियों के लिए जो होते हैं उसमें कहते हैं जैसे टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व है ना, एलिफेंट रिजर्व है, राइनो रिजर्व है। तो ये सब रिजर्व इसी के तहत आते हैं जो किसमें है? इन सीटू मेथड में है। तो हमको इसी क्रम में आगे पढ़ना है। लेकिन आगे अभी हम जो चर्चा किए हैं, सबसे पहले 48 की चर्चा की है। 48 की घटना है IUCN की, उसके बाद की घटना है रेड डाटा बुक की जो 64 की है, और उसके बाद की अब जो घटनाएं हैं क्रम से, उसमें हम लोग आर्द्रभूमि के विषय में चर्चा करेंगे कल के क्लास में। किसकी चर्चा करेंगे? आर्द्रभूमि के विषय में। तो हम लोग अब मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।